प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पेपर फर्स्ट बीएससी सेकेंड ईयर, और इसके अंदर अपना जो यूनिट है वह है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि एक अणु गैस की कितनी औसत ऊर्जा होती है, औसत गति ऊर्जा होती है। एक मोल गैस की कितनी औसत ऊर्जा होती है, और एक ग्राम गैस की कितनी गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा होती है। इसके पश्चात अपन अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए गैस कांस्टेंट एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ इक्विपार्टिशंस ऑफ एनर्जी, एंड वी फाइंड द रेशियो ऑफ Cp and Cv for monoatomic, diatomic and triatomic gases। तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि फॉर्मूला फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस की औसत गतिज ऊर्जा। तो देखिए, आप अपन कहेंगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, या वी अपना क्या होगा, वर्ग माध्य मूल वेग हो गया। और 1 मोल है तो इसमें उसका अनुभार कितना होगा, पूरा उसके अनुभार जितना होगा, तो हाफ एम इंटू सी स्क्वायर। और सी की वैल्यू क्या आती है अपना √3 RT बाई एम, अपन पढ़ चुके हैं इसको। तो सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, हाफ एम 3 RT बटा एम, रूट हट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, 3/2 RT और ई प्रोपोर्शनल टू टी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि गैस की औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है, परम ताप के समानुपाती होती है। ताप बढ़ता है तो औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए यहाँ ई पोस्टुलेट अपना सही साबित हुआ। और फॉर्मूला क्या होगा, 1 मोल यानी 3/2 RT। 1 मोल गैस की औसत गतिज ऊर्जा इतनी होती है। अब आप कहोगे 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपको पता है एवोगैड्रो संख्या जितने होते हैं। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, 6.02 × 10⁻23 अणु, यानी 1 मोल गैस है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। और 1 मोल गैस का द्रव्यमान कितना होता है कि उसका जो अनुभार होता है उसको अपन ग्रामों में लें तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसका जो द्रव्यमान है, अनुभार है, उसका द्रव्यमान अपन ग्रामों में लें तो वो उसके क्या होगा, 1 मोल गैस का द्रव्यमान होगा। तो अपन एक मोल गैस कहे या उसके अनुभार जितनी मात्रा ग्रामों में कहे या उसके n अणु की ऊर्जा कहे, वो एक ही बात है। 1 ग्राम मोल को अपन वो मोल ही कहेंगे। इसमें देखिए आप, अपन ये कहेंगे कि n अणुओं की यानी एवोगैड्रो संख्या जितनी अणु होते हैं तो किसमें होते हैं, 1 मोल में होते हैं, कि औसत गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 3/2 RT होते हैं। n अणु की, एक अणु की कितनी होगी, कम होगी, तो कितनी होगी, 3/2 R/n। ये अपना यूनिटरी मेथड है। और R/n को अपन क्या लिखते हैं, K, बोल्ट्जमान नियतांक होता है। तो 3/2 kT आ जाएगा। R की जगह क्या आ गया, kT आ गया। अब अपन कहेंगे 1 ग्राम गैस की औसत गतिज ऊर्जा यानी एवरेज एनर्जी ऑफ ए 1 ग्राम गैस। तो अपन कहेंगे m ग्राम यानी उसके अनुभार जितनी मात्रा ग्रामों में, अनुभार जितना ग्राम, अनुभार जितना जो मात्रा है गैस में, औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वही 3/2 RT होगी। और 1 ग्राम की पूछा तो इससे m का क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 R/m इंटू टी होगा। तो आपके अलग अलग है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मोल गैस की या 1 ग्राम मोल गैस की कितनी होती है, या फिर 1 अणु की कितनी होती है, या फिर 1 ग्राम गैस की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो इसके लिए सबके लिए फॉर्मूला अलग अलग है, 3/2 RT, 3/2 kT और 3/2 R/m। 1 मोल को चाहे उसमें अणुओं की संख्या इतनी होगी है, इतने अणुओं का द्रव्यमान को हो, चाहे उसके अनुपात जितनी मात्रा ग्रामों में बताओ, ये एक ही बात है। अब यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की इकाई क्या होती है, देखिए Pv बराबर nRT। R बराबर क्या होगा, Pv/nt। P क्या होगा, अपना दाब है, V अपना आयतन है, N अपना मोल है, और T क्या ताप है। तो दाब क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल इंटू लंबाई बटा मोल इंटू ताप। तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट गया, बल इंटू लंबाई बटा मोल इंटू ताप, तो कार्य बटा मोल इंटू ताप। इसलिए R क्या होगा, कार्य डिग्री पर मोल। कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, या वही होती है जो ऊर्जा की होती है, जूल अर्ग। देखिए आप, तो जूल पर डिग्री पर मोल, तो R बराबर कितना होगा, 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल होगा। कैलोरी में लेना चाहे तो R = 2 कैलोरी होगा। लीटर एटमॉस्फेयर डिग्री पर मोल में लेना चाहे तो क्या होगा, R = 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। इसमें 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, डिग्री पर मोल तो रहेगी यहाँ।
अब अर्ग पर लेना चाहेंगे तो इसमें क्या आएगा 10⁷ अर्ग 8.31 इंटू 10⁷ अर्ग पर डिग्री पर मोल। ऐसे बदल सकते हैं। तो आप देखिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हुई, मात्रक इसका वही होता है जूल पर डिग्री पर मोल, कैलोरी पर डिग्री मोल और लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। अब आता है नया टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं स्वातंत्र की कोटि, यानी उन दिशाओं की संख्या जिसमें कोई अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। जैसे मान लीजिए मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल्स है, वो एक्स वाई और जेड तीनों दिशा में गति कर सकता है, घूम सकता है, ट्रांसफर हो सकता है उसका इधर उधर, तो उसको कहते हैं स्थानांतरण की ट्रांसलेशनल मोशन जो होती है वो 3 होती है। द्विपरमाणु गैस के लिए F बराबर 5 होगी कि द्विपरमाणु जैसे हाइड्रोजन है उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, घूर्णन कर सकते हैं और स्थानांतरण गति कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 5 होती है। और त्रिपरमाणु गैस के लिए F बराबर 6, 3 तो स्थानांतरण की होती है और 3 की होती है घूर्णन की होती है। अब अपन कहें कंपन की स्वातंत्र की कोटियाँ क्या होगी, एक ही अणु के लिए होगी 3-5 ज़्यादा होती है और इसमें से एक कम होगी, और एक ही अणु के लिए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी 3n-6 होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आपका एग्जाम पूछा जाता है। अब आप कहेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ इक्विपार्टिशंस ऑफ एनर्जी, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ऊर्जा सम विभाजन का सिद्धांत, यानी जो ऊर्जा होती है वो समान रूप से विभाजित होती है। तो ये कहते हैं कि किसी भी अणु की कुल ऊर्जा उसकी स्वातंत्र की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है। जैसे 3/2 kT है, इसके 3 टुकड़े क्या होगी, हाफ kT, हाफ kT और हाफ kT। तो एक स्वतंत्र की कोटि से संबंधित ऊर्जा कितनी होती है, हाफ kT होती है। किसी भी अणु की कुल ऊर्जा उसकी स्वतंत्र कोटि में समान रूप से विभाजित होती है तथा प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबंधित ऊर्जा कितनी होती है, हाफ kT होती है। अब अपन इससे आगे और पढ़ते हैं कि Cp/Cv जिसको अपन गामा बोलते हैं, इसका रेशियो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, उसको अपन अलग अलग निकालेंगे। तो देखिए आप एक परमाणु गैस के लिए F बराबर 3, तो एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी 3 इंटू हाफ kT। देखो एक स्वतंत्र कोटि की हाफ kT होगी तो 3 की कितनी होगी, 3 गुना हो जाएगी। अतः n अणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी 3/2, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे और n इंटू k क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपने लिखा था ना r/n बराबर k, तो n इंटू k बराबर अपना r लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये r आ गया। अब अपना क्या होता है Ce बराबर क्या होता है dE/dt, यानी जो ऊर्जा होती है उसका अवकलन होती है, तो इसको अपन अवकलन करेंगे तो 3/2 r आ गया। अब Cp बराबर क्या होगा, स्थिर दाब विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी Cv + r होती है। इसमें Cv की वैल्यू रखेंगे, जोड़ देते 3/2 + r बराबर 5/2 r। तो गामा बराबर क्या हो गया Cp/Cv बराबर 5/2 r इंटू 3/2 r, तो क्या हो गया ये 1.66 हो गया। Cp/Cv फॉर डाई एटॉमिक गैस, द्विपरमाणु गैसों के लिए। तो F बराबर 5 में क्या होगा, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ इंटू हाफ kT बराबर 5/2 kT। n अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी 5/2 nk इंटू t, तो 5/2 r। तो Cp बराबर क्या होगा dE/dt बराबर 5/2 इंटू r। तो Cp बराबर क्या होगा Cv + r, तो 5/2 r + r बराबर 7/2 r। अब गामा बराबर क्या होगा Cp/Cv होगा तो 7/2 r अपन 5/2 r बराबर 7/5 बराबर 1.4। तो ये अपना रेशियो आ गया। अब अपन देखिए त्रिपरमाणु गैसों के लिए अपन कंपन की गति को नगण्य माने तो F बराबर 6 होगी, 3 तो अपने स्थानांतरण की और 3 ही घूर्णन की। तो एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी 6 इंटू हाफ kT यानी 3 kT। n अणु की क्या होगी n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 kT हो गया, 3 RT हो गया। अब Cp बराबर dE/dt, तो 3 RT का क्या होगा 3R हो गया। Cp बराबर 3R + r बराबर 4R। तो गामा बराबर क्या होगा Cp/Cv बराबर 4/3 बराबर 1.33। तो देखिए आप एक परमाणु गैस के लिए तो होगा 1.66, द्विपरमाणु के लिए होगा 1.4 और त्रिपरमाणु गैस के लिए कितना आया 1.33 आया। इतना। अब अपन इसको वापस रिवाइज करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि उन दिशाओं की संख्या जिसमें कोई अणु स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकता है, घूम सकता है, इधर उधर हो सकता है। जैसे मान लीजिए अपन मक्खी का देखें उदाहरण लें तो वो x, y, z तीनों दिशा में इधर उधर गति कर सकती है, तो उसकी स्वतंत्र की कोटियाँ कितनी होगी 3 होगी। वायुयान की गति के लिए भी कितनी होगी 3 होगी। लेकिन यदि ट्रेन इसी पटरी पे जा रही है तो उसकी क्या होगी
एक ही होगी स्वतंत्र कोटि, जैसे एक्स एक्स दिशा में तो एक्स एक्स दिशा में होगी, यदि वो मुड़ती है सीधी पटरी में दूसरी साइड में तो वाई होगी, ये तो एक ही होती है। इसी प्रकार द्विपरमाणु गैस के लिए क्या होगी, एक परमाणु गैस के लिए 3 होगी, द्विपरमाणु गैस के लिए 5 होगी। ये 3 गुणन की, सॉरी 3 स्थानांतरण की और 2 गुणन की हो सकती है ऊपर नीचे, एक तल में होती है तो 2 लेंगे अपन। कंपन की स्वतंत्र की कोटियां कितनी होगी त्रिपरमाणु गैस के लिए, F = 6 होगी, 3 स्थानांतरण की 3 गुणन की। और कंपन की जो स्वतंत्र की कोटि होगी वो 3n-5 एक ही अणु के लिए और 3n-6 और एक ही अणु के लिए। जैसे मान लीजिए त्रिपरमाणु गैस 3 के 9 में से 5 के 4 हो जाएगी इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंपन की। हाँ, अब अपन क्या कहेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा संविभाजन के सिद्धांत में क्या कहेंगे कि किसी भी अणु की कुल ऊर्जा उसकी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से ऊर्जा आधा केटी होती है, हाफ केटी होती है। अब अपन कहेंगे एक परमाणु गैस के लिए कितनी होगी, F = 3, तो ऊर्जा कितनी होगी 3 × हाफ केटी। n अणु के लिए कितनी होगी, n से गुणा कर दिया 3/2 RT। फिर Cv कितना हो गया, इसको अवकलन करेंगे तो 3/2 R हो गया। Cp बराबर क्या होगा 5/2 R, तो आने वाला 5/3 क्या हो गया 1/6 हो गया। द्विपरमाणु गैस के लिए F = 5, तो एक अणु की ऊर्जा कितनी होगी 5 × हाफ केटी, 5/2 केटी हो गया। n अणु के लिए n से गुणा कर दिया 5/2 RT हो गया। Cv में अवकलन करेंगे 5/2 R हो गया। Cv + R में क्या होगा 5/2 देखो 5 और 2 7/2 R हो गया। अब 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए आपके 1.4 होगा, ठीक है। त्रिपरमाणु गैसों के लिए क्या होगा, एक अणु की होगा 6 × हाफ केटी 3 केटी, n अणु के लिए क्या होगा 3 × n की केटी 3 केटी। C = d/dt 3 RT 3 आ रहेगा, Cp = 4 R होगा। तो गामा बराबर क्या होगा Cp/4R = 3R = 1.3। तो इस प्रकार एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु गैसों के लिए गामा का मान कितना होता है 1.66, द्विपरमाणु के लिए 1.64 और त्रिपरमाणु के लिए कितना होगा, त्रिपरमाणु गैस के लिए 1.33 होता है। आप सभी का धन्यवाद जो आपने सुना इसको।